आज सबसे पहले हम लोकसभा में वक्फ बिल पर हुई बहस का एक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। विपक्षी नेताओं को यह जानकर बड़ा दुख होगा कि इस बिल का लोकसभा में पास होना अब तय है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों ने इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अब यह बहस महज अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता अपने भाषणों के जरिए पब्लिसिटी लेकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि पिछले हफ्ते तक राहुल गांधी कह रहे थे कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन वक्फ बिल पर 10 घंटे तक चली इतनी बड़ी बहस में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो सरकार का पहला तर्क यह है कि वर्ष 1995 और वर्ष 2013 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार ने वक्फ कानून में ऐसे बदलाव किए थे जिनसे वो मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती थी। यानी उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली, उसने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड में जानबूझकर ऐसे बदलाव किए थे। इनमें जो सबसे बड़ा बदलाव था कि अगर गैर मुस्लिम नागरिक भी वक्फ को अपनी संपत्ति दान में देना चाहते हैं तो वक्फ का कानून उन्हें ऐसा करने से रोकेगा नहीं। मतलब अगर कोई नागरिक ऐसा है जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम धर्म को नहीं मानता, अगर वो भी वक्फ को अपनी संपत्ति दान में देना चाहता है तो उसे इस बात की पूरी इजाजत होगी। दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। भारत का वक्फ बोर्ड सबसे अमीर है, मुस्लिम देशों के वक्फ बोर्ड से भी अमीर। आज भारत के वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 संपत्तियां और जमीनें हैं। इनमें से 17% जमीन कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती हैं, 16% जमीनें खेतीबाड़ी के लिए, 14% मस्जिदों के लिए, 13% दुकानों के लिए, 11% मकानों के लिए और 1.6% जमीन मदरसों के लिए इस्तेमाल होती है। और ये सारी निजी ज़मीन है जिन पर गैर मुस्लिम नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक उनका नहीं है। आज लोकसभा में सरकार ने वर्ष 2014 का एक ऐसा मुद्दा भी उठाया जिसके बारे में शायद आप सबको पता नहीं होगा। वर्ष 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तब आचार संहिता लागू होने से पहले मार्च 2014 में यूपीए की सरकार ने 123 सरकारी जमीनों को दिल्ली के वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। 123 सरकारी जमीनों को दिल्ली में, देश की राजधानी में। और इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली की जो प्राइम जो लोकेशन की जमीनें हैं, जो आज बहुत महंगी हैं, उन जमीनों को 123 सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। विपक्ष का कहना है कि यह बिल असंवैधानिक है और सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट का जिक्र किया, जिसमें यह लिखा है कि वैष्णो देवी मंदिर के श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ही होंगे। अगर उपराज्यपाल हिंदू नहीं है तो उन्हें अपनी जगह किसी और हिंदू को इस पद के लिए नॉमिनेट करना होगा। कांग्रेस कहती है कि जब वैष्णो देवी मंदिर के श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता तो फिर सरकार वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह क्यों दे रही है, और यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है। कांग्रेस ने श्राइन बोर्ड को लेकर जो बातें कही हैं वो गलत नहीं है, बात तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें चेयरमैन समेत 6 लोगों का हिंदू होना अनिवार्य है। हालांकि यहां सरकार का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड किसी मस्जिद का बोर्ड नहीं है, बल्कि ये वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करने वाली एक वैधानिक संस्था है। और इसमें एक्सपर्ट्स के तौर पर 2 गैर मुस्लिम लोगों को जगह देने से वक्फ के प्रबंधन को, यानी वक्फ के मैनेजमेंट को सुधारा जा सकता है। इसमें एक्सपर्ट्स को जगह मिलनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो सरकार ने मस्जिद की किसी प्रबंधन समिति में गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह नहीं दी है, और इसीलिए इसकी वैष्णो देवी मंदिर के श्राइन बोर्ड से तुलना करना सही नहीं है। लाखों दुकानों और मकानों की भी जमीन है और सरकार इस जमीन को वक्फ से छीनना चाहती है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि जब सरकार
चीन के कब्जे से अपनी जमीन नहीं छुड़ा पा रही है। सरकार को जब चीन से अपनी जमीन छुड़ानी चाहिए थी, तब वो वक्फ की जमीनों को उससे छीनने के लिए ये काला कानून ला रही है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ भ्रम फैलाना है सर, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच एक टकराव हो रहा है, और इस टकराव का कारण है ग्रीन बेल्ट की वो जमीन जहां अब राज्य सरकार पेड़ों को काटकर एक आईटी पार्क बनाना चाहती है। यह जमीन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास है, और इसी यूनिवर्सिटी के छात्र इस जमीन पर लगे पेड़ों को काटने का अब सख्त विरोध कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में आने वाले इस इलाके को कांचा गाछी बोवली कहते हैं, और इस क्षेत्र की 400 एकड़ जमीन पर सरकार का ही अधिकार है, और ये कोई घोषित जंगल नहीं है। लेकिन छात्रों का यह कहना है कि ये एक जंगल है जहां अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ हैं, और सरकार इन्हें नुकसान पहुंचा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहां विकास के नाम पर इन जंगलों को उजाड़ना चाहती है। सरकार के मन में लालच है। 4 दिन पहले जब स्थानीय प्रशासन ने यहां के पेड़ों को काटने के लिए बुलडोजर भेजे, तब बड़ी संख्या में छात्रों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, और छात्रों का यह आरोप था कि जंगल के कटने से यहां रहने वाले जानवरों का घर छिन जाएगा। लेकिन पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए 53 छात्रों को हिरासत में लेकर सैकड़ों पेड़ अपने सामने कटवा दिए। फिर मैं आपको अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मुक्ति दिवस मना रहे हैं। अब से लगभग 4 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया है। ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स के जरिए भारत, मेक्सिको और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं को हिला देने की धमकी दे रहे हैं, जो व्यापार के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर मानी जाती हैं। ट्रंप कई बार भारत का नाम लेकर सीधे तौर पर यह धमकी दे चुके हैं, और उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में है। चीन, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर उन्होंने पहले ही नए आयात शुल्क लागू कर दिए हैं, और अब उनके नए ऐलान से सबसे ज्यादा भारत को ही असर पड़ सकता है, और ट्रंप के नए ऐलानों से दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। अमेरिका में बने सामानों पर भारत का औसत टैरिफ दर 2023 में 17% था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है। भारत सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। भारत के बाद अमेरिका के उत्पादों पर ब्राजील 11%, चीन 8% और मेक्सिको 7% औसत टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, और अब हम आपको भीषण गर्मी की महामारी के बारे में बताना चाहते हैं। अगले 3 महीने जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए, गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार की गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और ये आपके लिए एक खतरनाक खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में देश के 85% इलाके जबरदस्त गर्मी का प्रकोप झेलेंगे, और इस बार हीट वेव यानी लू लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। आमतौर पर अप्रैल, मई और जून में 4 से 7 दिनों तक गर्म हवाएं चलती रही हैं, लेकिन इस बार 6 से 11 दिन तक हीट वेव चलेगी। जिन राज्यों में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर दिखेगा उनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात हैं, और इन राज्यों में करीब 2 हफ्ते तक गर्म हवाएं चलेंगी। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 3 से 6 दिनों तक लू चलेंगी। आप इन इलाकों में कहां-कहां रहते हैं आप नोट कर लीजिए।
हीट वेव पर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि इससे निपटने के लिए अस्पतालों और लोगों से जुड़े कार्यक्रमों में पूरे इंतजाम रखे जाएं। इसकी वजह यह है कि भारत में हीट वेव की वजह से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं।